गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और अच्छी बात है कि मैसेज भी आया विश्वनाथ जी का, ज्योत्सना जी का। ये सभी लोग कोविड से उबर आए हैं, बहुत अच्छी, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब भी जो है क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य को थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी है, केयर करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 10-15 दिनों में जितना नुकसान हुआ उतना तो उम्मीद भी नहीं कोई कर सकता था। तो फिलहाल स्वास्थ्य पे सभी लोग ध्यान दें, हेल्थ क्राइसिस का समय भी चल रहा है। हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के अधिकांश पक्ष पे चर्चा कर लिया है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से नए बैच की शुरुआत भी करेंगे। एक आध पक्ष की क्लास अभी और भी है मुगल साम्राज्य पे, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और हमने हमेशा की तरह से आपसे कहा है कि ऑप्शनल में आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से निश्चिंत रहिए। सारी चीज़ें बहुत विस्तार से होंगी, समय के साथ होंगी। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका भी जब वो मेंस एग्ज़ाम देंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो एक बात और कहूँगा कि जो हम लोग मिशन चला रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्री के लिए, ओरिजिनली उसका जो प्रोग्राम था वो मात्र 20 से 25-30 दिनों का था। हालांकि आवर उसमें बढ़ाने की बात थी कि हम लोग 3-4 घंटे बढ़ाते, लेकिन पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम, तो हम लोगों ने उसको 1.5 घंटे 2 घंटे ही रखा है। आप सभी लोग उस प्रोग्राम में आएँ, खास करके लाइव आएँ, कुछ सवाल भी रहते हैं उसमें। तुरंत आप मैसेज करते हैं तो आप अपडेट से रहते हैं, कम से कम उसी बहाने उस चैप्टर को पढ़ के आएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे प्रीलिम्स पढ़ चुके हैं, अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उनको प्रीलिम्स के फैक्ट या प्रीलिम्स की चीज़ें जो हैं कुछ नया नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ सर मैंने ये तो पढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं है, नई चीज़ पूछी भी तो नहीं जाती है। मुझे एक बड़ी क्या कहते हैं कि एक चुटकुला कह लीजिए, एक मज़ेदार घटना, वहाँ से फिर आज ऑप्शनल की क्लास शुरुआत करते हैं। बताते हैं कि गांव में एक व्यक्ति थे, वो जो है 10th फेल हो गए। ये घटना काफ़ी पुरानी है। तो उस साल वो फेल हो गए बेचारे, काफ़ी कड़ाई उड़ाई हुई, कल्याण सिंह के ज़माने की बात थी, नकल नहीं हो रहा था, फेल हो गए। दूसरे साल जब हुआ तो ये था भाई, डर तो था ही कि कड़ाई वैसे ही होगी। तो उनके गार्जियन कहे कि जो है अरे यार इस बार तो कुछ पढ़ लो। तो उस लड़के ने क्या जवाब क्या दिया कि क्या पढ़ें, सब पुराना वाला ही तो है। यानी कहने का मतलब ये है कि फेल भी हुए हैं तो भी लगता है पुराना वाला ही है। तो इस घटना को सिर्फ इस हल्के फुल्के अंदाज में देखिए कि कई बार क्या होता है, लगता तो है कि हाँ सब पुराना ही वाला है, सब पहले ही पढ़े हैं। एग्जाम में पुराना वाला ही तो पूछता है और फिर वही मिस करके आप गड़बड़ कर जाते हैं। तो आप सभी से कम आपको बताऊं कि जितनी आप लोगों की कुल संख्या है उतनी कभी भी आप किसी भी लाइव प्रोग्राम में नहीं रहते हैं। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, आप सभी लोग एक साथ हैं। अब देखो, हमने अभी वहाँ पूरी सीरीज पढ़ाया। कल्चर का तो आपको अनिवार्य बता दे रहा हूँ कि आर्ट एंड कल्चर बहुत डिटेल बताया है। तो आर्ट एंड कल्चर आप 100% देखेंगे। जो नहीं देखे हैं ईमानदारी से देख करके करें, और मॉडर्न भी साथ पढ़ें। मॉडर्न ऑप्शनल में भी पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक और नज़रिए में बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आज की टॉपिक पे देखते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन अभी आपने प्रीलिम्स के नज़रिए से देखा है ना। अब आप देखिए ऑप्शनल के नज़रिए और प्रीलिम्स के नज़रिए में कितना अंतर हो जाता है जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं।
तो मुगल साम्राज्य के पतन को देखें, यहाँ क्या है, हमको पतन के कारणों का विश्लेषण करना है। 18th सेंचुरी में जब हम लोग बात करते हैं तो केवल तथ्यात्मक राजनीतिक पहलुओं की बात करते हैं, यानी हमें ये देखना होगा कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ये कितनी महत्वपूर्ण घटना थी। आपको बताऊं कि लगभग 3 शताब्दियों तक, 300 सालों तक आप ये कह सकते हैं कि एक इसकी जो मुगल साम्राज्य की जो गणना थी, खास करके अकबर से लेकर के शाहजहां तक या औरंगजेब तक आप कह सकते हैं, तो एक विश्व के महानतम 3-4 जो साम्राज्य हैं, खलीफा का साम्राज्य, उधर एलिजाबेथ का साम्राज्य था, उसमें एक होती थी। इसलिए मुगल साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण पक्ष है, वो भी उस दृष्टिकोण से जब इस मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18th सेंचुरी की जो हम घटनाएं देखते हैं, वो पूरा फिगर आपको पता है, यहां जरूरत नहीं है कि जब हम 18वीं शताब्दी के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं तो हर एक घटना मुगल साम्राज्य के पतन से प्रभावित दिखाई देती है। इसलिए मुगल साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करना एक बहुत ही क्या कहते हैं कि जटिल कार्य है और आवश्यक भी है कि हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को डिस्कस करें। आज जब हम कारणों को डिस्कस करेंगे तो आपको कई सारे रिसर्च पेपर्स की बात बताएंगे कि कैसे कैसे रिसर्च हुआ है, और फिर एनालाइज करेंगे कि वास्तव में मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। जब हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें, आपको बताएं, 2 दृष्टिकोण दिखाई देता है। एक पहला जो दृष्टिकोण है वो दिखाई देता है सेंट्रल, केंद्र स्थित दृष्टिकोण, केंद्र स्थित दृष्टिकोण, यानी सेंट्रलाइज्ड एटीट्यूड दिखाई देता है। यानी इस दृष्टिकोण में मोटे तौर पर हम क्या करते हैं बता रहा हूं। और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो क्षेत्र दृष्टिकोण है, क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण है, केंद्रित दृष्टिकोण है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक जो काम मुख्य रूप से हुआ है, जो भी शोध हुए हैं, वो स्पेशली केंद्र स्थित दृष्टिकोण को ज्यादा रख करके हुए हैं। क्या होता है बताऊं, केंद्र स्थित जो दृष्टिकोण है इसमें हम सेंट्रल स्ट्रक्चर को, यानी मुगल साम्राज्य में केंद्रीय ढांचे को देखते हैं, मुगल बादशाह को देखते हैं, मुगल बादशाह को देखते हैं, है ना। केंद्रीय ढांचे में सब आ जाएगा आपका, आर्थिक, प्रशासनिक, इसी में जागीरदारी संकट भी आ जाएगा, राजनीतिक नीतियां भी आ जाएंगी। तो जब हम मुगल साम्राज्य के पतन का जो दृष्टिकोण है, विश्लेषण है, उसको अगर हम लोग सेंट्रल स्ट्रक्चर से उठा करके देखते हैं तो वो केंद्र स्थित दृष्टिकोण कहलाता है। और क्षेत्र स्थित दृष्टिकोण में हम लोग क्या करते हैं, आपको बताऊं कि इसमें हम लोग जो क्षेत्रीय केंद्र क्षेत्र संबंध को देखना चाहते हैं कि जो केंद्र और क्षेत्रों के जो संबंध थे वो कैसे इस स्तर पर पहुंचे कि अंततः मुगल साम्राज्य का बिखराव हो गया। बात, दोनों दृष्टिकोणों में अंतर आप समझ गए होंगे, राइट। अब आपको बताऊं कि जो केंद्र स्थित दृष्टिकोण है, कई लोगों ने इस पे रिसर्च पेपर किए, एक एक को हम लोग उठाते हैं और एक एक को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पहले केंद्र, मुगल साम्राज्य के पतन का केंद्र स्थित दृष्टिकोण क्या था। और इस पे हम अभी सवाल, क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। केंद्र स्थित दृष्टिकोण, जब इसकी व्याख्या होनी शुरू हुई तो सबसे पहले राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, राजनीतिक पहलुओं पर। कुछ आपको तथ्य हम बता रहे हैं, उस तथ्य को लिखिएगा, खास करके जो रिसर्च पेपर्स हैं और किताब लोग जो हैं, है ना। जैसे आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने देखा राजनीतिक पक्ष पे तो सबसे पहले 2 विद्वानों का नाम आता है,
वो ये है, मुद्दे पहले समझिए और पहले रिसर्च पेपर दोनों को समझिए। तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। राजनीतिक पहलुओं पर का विश्लेषण करने वाले लोगों ने इस बात को कहा कि वास्तव में कि औरंगजेब के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी हो गए, अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, इनका तर्क था। नीतियां बिखर गईं, जो नीतियां थीं वो प्रभावी नहीं रहीं, यानी जो राजपूत नीति थी, दक्कन नीति थी, वो सारी नीति असफल होने लगी, प्रभावी नहीं रही, ये कहा गया। इसी में यह भी आरोप लगाया गया कि जो कुलीन वर्ग था, एलीट क्लास था, वो कुलीन वर्ग क्या था, वो विलासी हो गया। यानी इसके चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगा कि इस तरह जो होगा, यानी जो कुलीनों का जो चरित्र है वो विलासी हो गया था, और जाहिर सी बात है उसी की वजह से, चूंकि स्टील फ्रेम वही था, इसलिए मुख्य पतन का जो कारण था वो पॉलिटिकली देखा गया। और इसमें दो लोगों ने काम किया। एक तो यदुनाथ सरकार थे, हमने पहले भी कहा कि आप मुद्दा भी जानिए और नाम भी जानिए, यदुनाथ सरकार। और यदुनाथ सरकार की जो पुस्तक थी वो थी द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। कुछ किताबें हमेशा जानते रहिए ये रेफरेंस में दी जाती हैं, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। हमने ज़रूर ऐसे लिखा। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में द मुगल एम्पायर, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको बताऊं, जैसे एक अन्य नाम आता है द लेटर मुगल्स, हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, चूंकि हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं ना, तो ऐसे लिखने में ऑड लगता जरूर है, लेकिन लिखना ऐसे ही चाहिए, द लेटर मुगल्स। इन लोगों ने इरविन, है ना, इरविन ने लिखा, डब्ल्यू इरविन करके लिख लीजिए, डब्ल्यू इरविन, इरविन भी लिख दोगे तो काम चलेगा। अब आपको बताऊं, मान लो कह दो कि हमने कसम खा रखा है कि सर हम फैक्ट भूल जाते हैं और इन दोनों लोगों का नाम नहीं याद है, तो भी इस प्रश्न को लिखा जा सकता है, लेकिन तथ्य वहां जरूर देने चाहिए जहां मुद्दा एथेंटिसिटी का हो, है ना। और आप पहले ही पैरा में कहें कि हम भूल जा रहे हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। बेहतर तो ये होगा कि आप स्पष्ट लिखें कि जब मुगल साम्राज्य की पतन का व्याख्या होने पतन की व्याख्या हुई तो सबसे पहले राजनीतिक पहलुओं पर सबसे पहले राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया, और इसमें प्रमुख विद्वान यदुनाथ सरकार थे जिन्होंने द फॉल ऑफ मुगल इंडिया लिखी, और द लेटर मुगल्स जिन्होंने जिसे डब्ल्यू इरविन ने लिखा। और इनमें यह फोकस किया गया कि वास्तव में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जो था वो क्या था, अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, नीतियां प्रभावी रूप से ना होना, कुलीन वर्ग का विलासी हो जाना। और इस ग्रुप ने सबसे ज्यादा जोर दिया किस पे, औरंगजेब की नीतियों की। आपको बताऊं कि आगे चल करके जब विश्लेषण किया गया तो ये देखा गया कि ये जो औरंगजेब की नीतियों या औरंगजेब की पर्सनालिटीज़ पे जो लोग फोकस करते हैं वो निश्चित रूप से उनका जो विश्लेषण है वो क्या है, एक पक्षीय रहा है ना। लेकिन पहली बार जब व्याख्या की गई तो इसी हिसाब से किया गया। क्लियर है। आइए सेकेंड लेवल पे चलते हैं। दूसरा जो केंद्र स्थित दृष्टिकोण आया उसमें सतीश चंद्र का आया, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आया, और इस पे व्याख्या किया गया कि मनसबदारी एवं जागीरदारी संकट, ये भी प्रशासकीय व्यवस्था के फेल होने का सूचक था। ये मनसबदारी एवं जागीरदारी संकट, जागीरदारी संकट। और आपको बताऊं कि इस पे जो काम हुआ वो सतीश चंद्र का काम था। हालांकि आगे चल करके इन्होंने अपने अप्रोच में थोड़ा सा अंतर भी किया। पुस्तक का नाम था द पार्टी एंड पॉलिटिक्स, पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन लेटर मुगल पीरियड,
हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी क्लास में रहे हैं तो ज़रूर इस बात को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर जानिए। सतीश चंद्र जी का कहना था कि वास्तव में मनसबदारी और जो जागीरदारी व्यवस्था थी, उस जागीरदारी व्यवस्था के कोलैप्स होने के संकेत मिलते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बताई बैजागिरी की, बैजागिरी। तो पहली बात तो वैजागिरी जानने की जरूरत है कि व्हाट इज वैजागिरी। वैजागिरी यह है कि वह स्थिति जब जागीर के लिए भूमि ना हो, जागीर के लिए भूमि ना हो, लिए भूमि ना हो, तो वो स्थिति बैजागिरी की है। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पूरा मुगल साम्राज्य को अगर हम जब देखते हैं तो 3 भागों में दिखाई देता है। जब हम मुगल एम्पायर की कंडीशन को देखते हैं तो ये मुगल एम्पायर अगर है मान लीजिए, तो उसका एक क्षेत्र तो खालसा रहता था, जो कि राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका रहता था। हमने आपको इकोनॉमिक स्टेटस में परसेंटेज वाइज तक लिखा दिया है कि किस सम्राट के अंदर कितना खालसा भूमि थी। इसके बाद का जो क्षेत्र था वो जागीर में बांटा जाता था, जागीर में। लेकिन जागीर की भूमि के साथ साथ कुछ भूमि ऐसी होती थी जो कि पैबाकी होती थी, पैबाकी भूमि। और पैबाकी भूमि का मतलब हो गया जागीर के लिए संरक्षण, जागीर के लिए संरक्षित भूमि, जागीर के लिए संरक्षित भूमि, ये पैबाकी भूमि थी। यानी इसी के संदर्भ में जब्ती व्यवस्था को भी याद किया जाना चाहिए था कि जब कोई जागीरदार की मृत्यु हो जाती थी तो कुछ दिनों तक उसकी जो जागीर है पैबाकी भूमि में मिला ली जाती थी और फिर हिसाब किताब देखा जाता था, और फिर जो व्यक्ति निष्ठावान रहता था उस राज्य को, उस राज्य के उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाता था। यह सिस्टम था। सतीश चंद्र जी का कहना है कि वास्तव में स्थिति ऐसी आ गई उत्तर मुगल काल में आते आते कि जागीर के लिए भूमि बची ही नहीं। खफी खां तो यहाँ तक कहता है कि मुसद्दियों को जागीर दी जाने लगी, यानी जो क्लर्क थे उन्हें भी दिया जाने लगा। और स्थिति यहाँ तक हो गई कि जब किसी को जागीर भूमि मिलता था तो लोग हंसी करते थे कि अच्छा चलो मनसबदारी तो प्राप्त हो गए, लेकिन जागीर की जो भूमि है वो स्वर्ग में मिलेगी। यानी एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति थी। तो उनका कहना था सतीश चंद्र का कि ऐसी स्थिति में जो मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था में संकट आया और औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो उत्तराधिकारी इस सिस्टम को, इस संकट को संभाल नहीं पाए और ना ही कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था ले आ पाए। इसलिए जो जागीरदारी व्यवस्था थी या जो जागीरदारी मनसबदारी जो संकट था वो पतन के लिए जिम्मेदार थी। राइट। इस थीसिस को आगे चल करके फिर से विजिट करेंगे, रिविजिट करेंगे और वो उसमें कई और भी तत्व जुड़ेंगे। लेकिन दूसरा जो विकल्प आया वो ये आया। आपको बताऊं, इसी क्रम में एक तीसरा विकल्प आया, अतहर अली का आया। अतहर अली ने इनके शोध प्रबंध का जो नाम है अतहर अली का, वो आप जानिए। वो ये है द मुगल नोबेलिटी अंडर औरंगजेब, द मुगल नोबेलिटी अंडर औरंगजेब। एकदम चीज़ों को समझते रहिए क्योंकि ये सब चीज़ आपको अभी हम बताएंगे। पहले विस्तार से समझ लीजिए, तब क्वेश्चन आंसर राइटिंग की बात होगी
कि जैसा प्रश्न रहेगा उसके हिसाब से हम अनुपात बना लेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन सारी चीज़ों को कवर अप कर दिया जाए तो, है ना। अब आप देखो, इसमें हम बहादुर शाह जहांदार शाह तो नहीं आ रहे हो, तो सेंट्रल में ही एक बार लिख लिए कि अयोग्य उत्तराधिकारी। जब प्रीलिम्स का सवाल आता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए का प्रमुख कारण क्या था और विकल्प में ये रहे अयोग्य उत्तराधिकारी, तो उसको हम सबसे पहले लगाते हैं, है ना। लेकिन जब एनालिसिस करते हैं तो इस दृष्टिकोण से देखते हैं, मेंस में लिखते हैं। मेंस का तो ये है, इनका ये कहना था, स्पेशली खास करके बताया इन्होंने, कि जब दक्कन में विस्तार हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ, समझिए इस बात को, तो कुलीन वर्ग की संख्या में, कुलीनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। आप जानते हैं, एक फैक्ट इसी से सटा हुआ कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू थे, तेजी से वृद्धि हुई। खास करके आप देखें तो मराठों की संख्या में, मराठा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि आपको दिखाई देगी। मराठा मनसबदार दिखाई देंगे, है ना। और उस अनुपात में राजस्व में वृद्धि नहीं हुई, उस अनुपात में राजस्व में वृद्धि नहीं हुई। और यह जमींदारी संकट जो है, जागीरदारी संकट का एक महत्वपूर्ण कारण था। अब आप समझिए कि अतहर अली और सतीश चंद्र का निष्कर्ष दोनों का एक है, एकदम कोरिलेट करके चलिए। इन्होंने बताया कि बैजागिरी आई इसकी वजह से। इसको और क्लियर करते हुए इन्होंने बताया कि ये क्यों था, ये ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन साउथ। और साउथ की जमीन इतनी फर्टाइल नहीं थी, इतना ज्यादा नहीं था कि इस तरह बैलेंस हो पाता, और अंततः यह जागीरदारी संकट का कारण बनी। क्लियर है। आपको अगले केंद्र स्थित की बात बताएं, प्रोफेसर नूरुल हसन का एक अलग अंदाज, अलग तर्क है, उस तर्क को भी समझिए। प्रोफेसर नूरुल हसन का नूरुल हसन की जो किताब है वो है जमींदार अंडर मुगल्स। एक एक तर्क को समझते जाइए। जमींदार अंडर मुगल्स, लैंड कंट्रोल एंड सोशल स्ट्रक्चर, लैंड कंट्रोल एंड सोशल स्ट्रक्चर, एकदम विचारोत्तेजक प्रबंध है इनका, इनको समझिए। नूरुल हसन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो जमींदारी जागीरदारी व्यवस्था और कृषक व्यवस्था का जो संगठन था, वो संगठन ही त्रुटिपूर्ण था। आपको याद है, सब आपको बताता हूं कि एक जो मनसबदार था, इस मनसबदार को इस क्षेत्र की जागीर मिली, तो जागीरदार जो है इस जागीर से राजस्व वसूलता था, और चूंकि वो डायरेक्ट नहीं वसूल सकता था, इसलिए वो जमींदारों से वसूलता था। और हमने आपको बताया था कि जमींदार भी दो प्रकार के होते थे, एक होते थे मध्यस्थ और एक होते थे प्राथमिक। तो प्राथमिक जमींदार डायरेक्ट किसानों से वसूल करके मध्यस्थ को देते थे, और फिर मध्यस्थ जागीरदार को देता था। तो नूरुल हसन साहब का कहना था कि एक तो जागीर दी जाती थी जागीरदार को, तो जागीरदार अपना वेतन निकालता था, सैनिकों का वेतन निकालता था, मनसबदार जो रहता था। फिर जमींदार पैसा लेता था, मध्यस्थ जमींदार, फिर प्राथमिक जमींदार लेता था। और ये एक ऐसी पिरामिड थी जिसमें
कर का सारा भार एग्रीकल्चर कृषकों के ऊपर आ जाता था। बात आप समझ रहे होंगे। यानी एक कृषि पे जागीरदार भी है, जमींदार भी है। ये जागीरदार मनसबदार ही है, क्योंकि मनसबदार को ही वेतन के लिए जागीर मिला हुआ है। तो ये जागीरदार अपना वेतन सैनिकों का वेतन निकालेगा, जमींदार से ले रहा है, मान लीजिए मध्यस्थ और प्राथमिक दोनों जमींदार हैं, तो ये भी अपना खर्चा निकालेगा, ये भी अपना खर्चा निकालेगा। तो ऐसी स्थिति में कृषकों का क्या होगा? जाहिर सी बात है, कृषकों के पास विरोध करने का, विद्रोह करने का कहीं कोई जो है क्या कहते हैं कि कोई विकल्प ही नहीं था, ऐसा मानना था नूरुल हसन का। इसी बात को आगे चल करके इरफान हबीब ने भी बताया। जो इरफान हबीब का कहना था, इरफान हबीब साहब का, इनका ये कहना था कि जो कृषि राजस्व वसूलने का तरीका था, कृषि राजस्व वसूलने का तरीका, वो अच्छा नहीं था, वो दोषपूर्ण था, तरीका दोषपूर्ण था। आप जानते हैं कि जमींदारों की जो स्थिति थी, जो जागीरदारी व्यवस्था थी या जो मनसबदारी व्यवस्था केंद्र स्तर पे, तो जागीरों के लिए एक निर्धारित राजस्व हुआ करता था, जमा, कैलकुलेटेड था। जमा मतलब अनुमानित। तो जो जमा राशियां थी वो उच्च हो जाती थी, राइट। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सैनिकों की जो संख्या है, अधिक मात्रा में सैनिकों की, घुड़सवारों की नियुक्ति की जाती थी। उनका भी खर्चा इसी जागीरदारी व्यवस्था से ही निकलना था, और किसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं। अब आप समझिए, मजबूरी समझिए कि जागीर मनसबदार को अधिक से अधिक सेना रखा हुआ है, उस एरिया का जो जमा है, अनुमानित राजस्व है, वो ऑलरेडी ज्यादा है। जैसे आपको सपोज करिए कि आपको जौनपुर का हमने जमींदार बना दिया, तो इसका क्या मतलब है? और हमने सोचा कि हमने जमा निर्धारित किया कि जौनपुर की राज्य से 2 करोड़ रुपए आएगा, 2 करोड़ टका आएगा वार्षिक। तो राज्य जो जमा निर्धारित करता था वो एकदम न्यूनतम नहीं, वो प्रयास ये करता था कि मैक्सिमम रखें, जैसे राजस्व की आय बढ़ती रहे और बीच में घालमेल कम रहे। अब 2 करोड़ की टका वाला मनसबदार जब जौनपुर का जागीरदार बनेगा, तो उसके दिमाग में सबसे पहला काम रहेगा कि हमें 2 करोड़ तो कम से कम लेना ही लेना है, हो सके तो 2 करोड़ प्लस ले लिया जाए। तो जागीरदार जो है वो प्रयास ये करता था कि वो ज्यादा इनकम, कम से कम 2 करोड़ तक का इनकम तो ले आए, है ना। और जागीरदार जमींदार पर क्या करता था? दबाव बनाता था, जमींदार पर दबाव बनाता था। और ऐसी स्थिति में जो प्राथमिक जो जमींदार थे, उनके पास, जो किसान थे, उनके पास विद्रोह करने का कोई विकल्प नहीं था, विद्रोह ही करते थे। और यह एक पतन का बहुत कारण बना। इरफान हबीब ने बताया कि जो भी सतनामी विद्रोह हुए, जो जाट विद्रोह हुए, वो मुख्यतः इसी कृषि संबंधों के कारण ही हुए थे, और कोई दूसरा कारण इसका नहीं था। क्लियर है? एक एक पॉइंट समझ रहे हैं? इन सारे पॉइंट को, ये सारे केंद्र स्थित हैं, लिखना कठिन नहीं है। एक बार चीज़ों को समझ लेंगे तो सब पे 25-25 शब्द, 30-30 शब्द आराम से लिख लेंगे। अभी हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि सर, इरफान हबीब और नूरुल हसन साहब का जो रिसर्च है वो लगभग एक जैसा रिसर्च आप कह सकते हैं। क्लियर है? अब आपको हम बताएं, पियर्सन और JF रिचर्ड का केंद्र स्थित है, और ये थोड़ा सा जो अभी तक भारतीय जो इतिहासकार हैं, इनकी व्याख्या से अलग इतिहास का अलग है। जैसे आपको बताऊं कि जो पियर्सन है,
पहले पियर्सन का ही बता देता हूं, अलग है एकदम से। कौन सा नंबर चल रहा था ये, पॉइंट वाइज समझने के लिए हमने लिखा है 5वां नंबर, 6ठा नंबर। एक एक पैराग्राफ लिखा जाएगा, भले ही 2-2 3-3 लाइन का इससे लिखा जाए। पियर्सन का दृष्टिकोण क्या था, एकदम नया दृष्टिकोण आपको लगेगा। पियर्सन का ये कहना था कि वास्तव में मुगल प्रशासन, मुगल जो साम्राज्य था, हमने एक बार बार एक बात कहा था, पैक्स मुगल थियरी। अब देखो, जो चीज हम लोग वहां अच्छाई में बात कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे बुराई में बात कर रहे हैं। पैक्स मुगल थियरी, पैक्स मुगल थियरी जो अकबर और अन्य मुगल शासकों के द्वारा ले आई गई थी, वो मुख्यतः किस बात पर आधारित थी? वो मुख्यतः इसी बात पर आधारित थी कि वास्तव में जो क्षेत्रीय राज्य हैं वो क्या करें कि अपने हितों को मुगल हितों से, मुगल साम्राज्य के हितों से जोड़ दें। और जब वो मुगल साम्राज्य के हितों से जोड़ देंगे तो क्या होगा कि उनको भी अच्छे योग्य पदों पर बैठाया जाएगा, उनकी भी प्रतिभा निकलेगी और मुगल साम्राज्य जो है आखिर में विस्तृत भी होगा। लेकिन अगर हम ये आपसे कहते हैं कि आप अपने समस्त हितों को हमारे हितों से जोड़ दीजिए, तो कब जोड़ने की स्थिति में होंगे? तभी जब आपको स्पष्ट लाभ दिखेगा, जब हम खुद पतनवत स्थिति में आ जाएंगे। यानी मैग्नेट, सत्ता का मैग्नेट रहेगा तभी वो अन्य लोहे चुंबक जो है उस पर चिपकेंगे, अदरवाइज नहीं चिपकेंगे। यही तो वास्तव में इस पैक्स मुगल थियरी से जो लोग जुड़े, वो मन से नहीं जुड़े थे, वो उनका एक तरह से अपना स्वार्थ था और वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, ऐसा कहना है किसका? पियर्सन का। और ये भी कहा कि मुगल साम्राज्य का जनता से कोई प्रत्यक्ष संबंध था ही नहीं, बल्कि मुगल प्रशासन का जनता से संबंध सदैव अप्रत्यक्ष था, जनता की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जब जुड़ाव अपने निजी स्वार्थों और सैनिक ताकत की वजह से था, तो जैसे ही साम्राज्य सैनिक रूप से कमजोर हुआ, तो ये लोग जो है स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की तरफ मुड़े और वो जुड़ाव नहीं महसूस करे और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। एक नया दृष्टिकोण है, लेकिन अच्छा दृष्टिकोण है, समझने की जरूरत है। बात समझ में आ गई? तो जब तक मुगल साम्राज्य मजबूत था सैनिक रूप से, तब तक इन लोगों ने पैक्स मुगल थियरी से अपने आप से जुड़ा। और जुड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जब पैक्स मुगल थियरी का क्रियान्वयन किया गया था, तो सबसे पहले यही कहा गया था कि आप चाहें तो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लें। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अधीनता क्यों स्वीकार करेगा? वास्तव में उसके पास ये डर रहेगा कि अगर वो स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। और वो जानता था कि सैनिक लड़ाई में मुगल साम्राज्य के सामने नहीं टिकेंगे, तो सैनिक सफलता से डर करके वो पैक्स मुगल थियरी से जुड़ा। और जब ये डर खत्म हो गया तो ऐसे लोगों को स्वतंत्र होने में कोई दिक्कत नहीं थी। राइट? तो ये एक केंद्र स्थित जो दृष्टिकोण था वो पियर्सन साहब का था। राइट? अब आपको बताऊं, एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख आया, किसका? एक विचारोत्तेजक लेख आया JF रिचर्ड साहब का। यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस शोध के बाद फिर सतीश चंद्र सर ने भी अपने थीसिस में थोड़ा सा परिवर्तन किया। JF रिचर्ड्स, देखिए, संभव है कि आप लोगों को रिसर्च पेपर्स के नाम ना याद रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम नाम याद रहना चाहिए। JF रिचर्ड्स ने जो लेटर मुगल पीरियड का एनालिसिस है, उसमें इन्होंने कहा, पहली बात, इस बात को इनकार किया उसने कि बैजागिरी की समस्या नहीं थी। बैजागिरी की समस्या नहीं थी। याद रखिए,
कि सबसे ज्यादा जोर जागीरदारी संकट में स्पेशली बैजागिरी की बात कही गई थी कि जागीर भूमि नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने शोध पत्र में यह दावा किया कि ऐसा नहीं था, जागीर के लिए भूमि अब भी उपलब्ध थी। इनका यह कहना था कि वास्तव में जो जागीरदारी संकट आया वो प्रशासकीय प्रबंधन जो जागीरदारी संकट था वो प्रबंधकीय फेल्योर था, मैनेजमेंट प्रबंधकीय और प्रशासकीय फेल्योर को क्या कहेंगे, प्रबंधकीय और प्रशासकीय असफलता थी, फेल्योर था ये। हालांकि इस बात को इन्होंने भी स्वीकार किया कि दक्कन में जो संख्या बढ़ी है ना, उससे जागीरदारी पर दबाव आया और उसी जागीरदारी पर दबाव को कम करने के लिए औरंगजेब ने खालसा भूमि को सीमित कम कर दिया था, है ना। लेकिन मुख्य जो फेल्योर था वो क्या था कि प्रबंधकीय और प्रशासकीय असफलता थी, खास करके जागीरों में जमा और हासिल के बीच का अंतर आ रहा था। यानी जो कुल निर्धारित आय थी और जो प्राप्त आय होती थी उसमें जो है क्या होती थी कि उसमें कमी आ रही थी, उसमें वो बढ़ रहा था जमा और हासिल में, और ये एक तरह से फेल्योर होने का संकेत था, राइट। शुरुआत तो जहांगीर के समय से ही आपको दिखाई देने लगता है, लेकिन उत्तर मुगल काल में ये समस्या अधिक हुई और ये कारण रहा, राइट। यानी जागीरदारी संकट का एक नया रूप इन्होंने बताया। और जेएफ रिचर्ड्स के रिसर्च के बाद एक तरह से सतीश चंद्र ने एक अपने जो मुगल साम्राज्य के जो पतन का पहलू था उसका एक नवीन आयाम दिया, जागीरदारी संकट को एक नया दृष्टिकोण इन्होंने दिया, जागीरदारी संकट। और इस बार व्याख्या करने में उन्होंने बैजागिरी की बात नहीं की, ये नहीं कहा कि वास्तव में जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी, इस तथ्य को यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, बल्कि दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि कैसे मामला हुआ। तो जो ये जागीरदारी संकट थी, मेडिवल इंडिया सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये जो पुस्तक है उसमें इन्होंने इस बात को बताया कि सबसे पहली बात तो ये कहा कि जागीरदारों की संख्या तो बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जागीरदारों की संख्या बढ़ी, राइट। और जो जमा और हासिल में अंतर था, जमा एवं हासिल में अंतर ये बढ़ता गया, और जोर तलब जागीर हुए, जोर तलब जागीरों की संख्या बढ़ी। जोर तलब जागीरों की संख्या बढ़ी। जोर तलब क्षेत्र आप जानते हैं क्या था, जोर तलब जागीरें वो जागीरें होती थी जहां पर जो लोग राजस्व देते थे वो क्या थे, वो बड़ी मेहनत से या आप कह सकते हैं कि शक्ति का प्रयोग करने से करते थे, और जब शक्ति के प्रयोग से राजस्व वसूल होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो जो जागीर होगी वहां पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा, राइट। और ऐसे क्षेत्रों में लोग जाना भी नहीं चाहेंगे। क्लियर। आगे चल करके जरा समझिए इस कंडीशन को कि स्थिति कैसे भयावह हुई। स्थिति ऐसे भयावह हुई कि जागीरदारों ने, जो जागीरदार थे, इन्होंने जमींदारों पर दबाव बढ़ाया, इन्होंने प्रेशर डाला, किस पे, जमींदारों पे डाला। किस बात का प्रेशर डाला कि उन्हें अधिकतम जो निर्धारित राजस्व है वो मिलना चाहिए,
ये जमींदार है मान लीजिए। अब ये जमींदार किसानों पर दबाव डाले, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जमींदार का तो इसमें दोष था नहीं, जमींदार को तो एक निश्चित परसेंटेज मिलता था। कई बार क्या हुआ कि जो प्राथमिक जमींदार हैं, सेकेंडरी नहीं, जो प्राथमिक जमींदार हैं वो किसानों के विद्रोह का नेता हो गए, कृषक विद्रोह का नेतृत्व करने लगे, और यह बात समझाने में सफल है कि वास्तव में उनकी गलती नहीं है बल्कि जागीरदार की गलती है। और जब प्राथमिक जमींदार कृषक विद्रोह में सक्रिय हो गए तो जो तूफान आया मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट के रूप में, वो इस रूप में आया, है ना, और अंततः वो पतन का कारण बना। क्लियर है? तो सतीश चंद्र ने इस चीज को बताया। क्लियर? तो ये जागीरदारी संकट रहा। हाँ, ये जरूर है, इस बात में भी, इस बार भी इस बात को जरूर इन्होंने बताया कि जागीरदारों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, और इसकी वजह से जो है, यानी मनसबदारों की जो संख्या बढ़ी और जो टोटल इनकम थी जागीरदारी से, इससे असंतुलन भी हुआ। यानी पहले जो तर्क दिए थे उसे माना, साथ ही साथ उन्होंने बैजागिरी वाली बात को न मानते हुए ये भी बताया कि जो जागीरदारी व्यवस्था थी वो क्राइसिस में चली गई, संकट में चली गई, और इसलिए पूरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। राइट? अब एक आपको लेटेस्ट बताता हूं, कैरोना लेनॉर्ड का शोध है, एकदम नया है और इसे स्वीकार नहीं किया गया, माना नहीं। कैरोना लेनॉर्ड, आपको भी लगेगा थोड़ा सा अलग सा मत है। लेनॉर्ड कैरोना, कोरोना न लिख देना, आजकल कोरोना हर जगह देख रहे हो। कैरोना लेनॉर्ड, इनका जो शोध था वो क्या था? इनका ये कहना था कि वास्तव में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को हमें इकोनॉमिक रीजन्स में देखना चाहिए, इकोनॉमिक कारणों में। और इकोनॉमिक रीजन्स में इन्होंने बताया कि जो बैंकिंग संस्थाएं थीं, मुद्रा एवं बैंकिंग संस्थाएं, ये मुगल साम्राज्य की बड़ी अच्छी मित्र हुआ करते थे, मुद्रा एवं बैंकिंग संस्थाएं। कई बार तो मुगल साम्राज्य में तो नहीं, लेकिन कुलीनों को ऋण दिया करते थे व्यापार के लिए ये। श्योर? तो इससे इकोनॉमिक एक तरह से समृद्धि थी मुगल साम्राज्य में, लेकिन आगे चल करके इनको लगा कि इनके जो हित हैं, किसके? मुद्रा एवं बैंकिंग संस्थाओं के जो हित हैं, वो जैसे बंगाल हो गया, है ना, या जो क्षेत्रीय राज्य हो गए एवं क्षेत्रीय राज्य, अन्य जो क्षेत्रीय राज्य हैं, बंगाल हमने आपको मानक स्तर पे ले लिया, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिशों के हितों से जुड़ गए। इनकी नजर में कि अगर वो मुगल साम्राज्य की तुलना में ब्रिटिश संस्थाओं से व्यापार रखेंगे तो बेहतर स्थिति में रहेंगे, और इससे मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ और अंततः उसका पतन भी हो गया। निश्चित रूप से जो कैरोना लेनॉर्ड हैं, इनके दृष्टिकोण पर आम सहमति नहीं है, लेकिन मुगल साम्राज्य के केंद्र स्थित दृष्टिकोण में एक नया तत्व तो ये भरते ही भरते हैं। राइट? इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वास्तव में 18वीं शताब्दी के साम्राज्य के पतन के दृष्टिकोण में केंद्र स्थित जो दृष्टिकोण रहा है, ये 8-9 दृष्टिकोण उभर करके सामने आए हैं। राइट? और जब हम लिखेंगे तो सबको 2-2 लाइन में निपटाएंगे। आप तो जानते हो ना, हमको तो कह दो 100 शब्द में हम सब लिख के किनारे कर दें। राइट? एक बार फिर से आप सभी लोग केंद्र स्थित मुगल साम्राज्य के पतन के सेंट्रलाइज्ड जो अप्रोच है उस पर ध्यान में रखेंगे। पहले राजनीतिक पहलुओं की चर्चा की गई इरविन और जदुनाथ सरकार के द्वारा, फिर मनसबदारी संकट, बैजागिरी की स्पेशली बात कही गई सतीश चंद्र के द्वारा,
फिर अतहर अली के द्वारा बात कही गई, द मुगल नोबेलिटी अंडर द औरंगजेब। उसके बाद नूरुल हसन, बैजागिरी वाली बात को ही लगभग अतहर अली ने कहा है, लेकिन इनका जो स्पेशल शोध है वो दक्कन पे है। फिर नूरुल हसन और इरफान हबीब साहब का यह कहना है कि वास्तव में जो एग्रीकल्चरल सिस्टम ऐसा था कि उस एग्रीकल्चरल सिस्टम की वजह से कृषकों के पास विद्रोह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था, इसलिए कृषकों ने विद्रोह किया। ठीक है। पियर्सन ने और जेएफ रिचर्ड्स ने नई नई बातें बताई। जेएफ जो पियर्सन है, इनकी बात पे तो कुछ हद तक बात रखते सही भी लगती है कि वास्तव में पैक्स मुगल थियरी के अंतर्गत स्थानीय शासक मुगल साम्राज्य की सैनिक सफलताओं से और सैनिक क्षमताओं से डर करके जुड़े हुए थे। उनके अपने आर्थिक भी हित लग रहे थे, लेकिन जब सैनिक रूप से या जब मुगल साम्राज्य की चमक दमक कम पड़ने लगी तो ये अपने आप से वो जुड़ाव नहीं महसूस किया और अंततः यह एक पतन का बहुत बड़ा कारण बना। और रिचर्ड साहब का ये कहना है कि नहीं, वास्तव में इकोनॉमिक एस्पेक्ट का उन्होंने स्पेशली बताया कि जेएफ रिचर्ड का ये हो ही गया, ये बात हो गई। कैरोना लेनार्ड वाली जो दृष्टिकोण है वो हमने आपको बताया लास्ट में कि किस तरह से मुद्रा और बैंकिंग संस्थाओं के हित बदले, हालांकि इस पे अभी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो नहीं है, जुड़ाव नहीं, मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन एक नया संदर्भ तो ही है। तो जेएफ रिचर्ड ने बैजागिरी को नहीं माना, तो फिर सतीश चंद्रा ने उसके प्रशासकीय फेल्योर के प्रोसेस को डिफाइन करने का प्रयास किया, राइट। फिर लास्ट में कैरोना लेनार्ड, और ये सारे के सारे जो दृष्टिकोण हैं वो स्पेशली मुगल साम्राज्य का पतन कैसा हुआ वो केंद्रीय ढांचे को सेंट्रल में रख करके रखते हैं, राइट। श्योर हो गया। अब आपको बताता हूं कि पतन की जो क्षेत्रीय व्याख्या है, जो क्षेत्र केंद्रित संदर्भ है, क्षेत्र केंद्रित संदर्भ, इसमें केवल 2 लोगों ने काम किया है क्षेत्र केंद्रित संदर्भ में। और इसका जो रिसर्च का पहले तो नाम बताएं किसने किसने किया है। एक तो किया है चेतन सिंह ने, चेतन सिंह का जो रिसर्च है वो पंजाब पे है, और जो मुजफ्फर आलम साहब का है ये अवध पे है। मुजफ्फर आलम, अवध क्षेत्र पर इन लोगों ने शोध है। और चेतन सिंह का, और कई मामलों में अगर आप देखेंगे तो जो इनका शोध है, किसका, मुजफ्फर आलम साहब का शोध है, आपको लगेगा कि हाँ ये तो क्या कहते हैं कि एक नवीन दृष्टिकोण दिखाई देता है, राइट। आपको बताऊं कि इन दोनों लोगों का क्या कहना था। इन्होंने कहा कि जो मुगल साम्राज्य के पतन को व्याख्यायित करने के लिए एकदम क्लियर कट समझिए, कहीं मिलना नहीं है, जो लिख दे रहा हूं वही आपके लिए मैटर है, कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए हमें राज्य और मुगलों के बीच संबंधों को डिफाइन करना चाहिए। वास्तव में जो राज्यों के जो संबंध थे वो किसके आधार पे थे। हर एक राज्य जो है मुगल साम्राज्य के अंदर जुड़ा हुआ था, अपने आर्थिक हितों को लेकर के, अपने राजनीतिक हितों को लेकर के जुड़ा हुआ था। तो इनका ये कहना है कि 18th सेंचुरी में जो परिवर्तन हुए उसमें से कुछ राज्य में आर्थिक जो स्थिति थी वो ज़्यादा बेहतर हो गई कंपैरेटिवली कि मुगल एम्पायर के। जैसे बंगाल, हालांकि ये शोध इनका अवध पे है, लेकिन उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं बंगाल, लेकिन अगर आप मुजफ्फर आलम की बात करते हैं तो अवध तक सीमित रहिए। तो इनका ये कहना है कि जब हम 18वीं शताब्दी में अवध और मुगल केंद्र का, मुगल राज्य का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम ये क्या पाते हैं कि अवध में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है,
दो आपका क्षेत्र है, इकोनॉमिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आर्थिक विकास दिखाई देता है। और जब आर्थिक विकास दिखाई देगा तो यहाँ पर राजनीतिक चेतना स्वतंत्र राज्य के लिए दिखाई देगी। राजनीतिक चेतना एक स्वतंत्र राज्य के लिए दिखाई देगी। आगे आप देखोगे कि इसी चेतना की वजह से ही, यही जो चेतना है वो क्या है कि आपको बंगाल में भी दिखाई देगी। तो जब इकोनॉमिक समृद्धि होगी तो ये लोग अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व रखेंगे और इस समय केंद्र से दूर हटने का प्रयास करेंगे। केंद्र को नियमित कर देते थे ये, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी स्वायत्तता को, अपनी राजनीतिक पहचान को बनाने का प्रयास करते थे। राइट, श्योर हो गई बात। तो ये निश्चित रूप से जो पारंपरिक चिंतन है मुगल साम्राज्य के पतन का, उससे एकदम ये नवीन संदर्भ है। राइट, अब आइए बात करते हैं चेतन सिंह का। चेतन सिंह ने स्पेशली पंजाब में रिसर्च किया और दो महत्वपूर्ण कारण बताए इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय और एक भौगोलिक कारण बताया। इनका ये कहना है कि 17th सेंचुरी के आसपास जो इंडस रीजन है, जो सिंधु नदी है, यानी जो पंजाब का जो क्षेत्र है, इसमें गाद, सिंधु नदी में गाद की समस्या आई। गाद की समस्या का मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रवाह क्षेत्र था वो बाधित हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि कृषि का जो विकास है वो थोड़ा सा प्रतिकूल हुआ या नकारात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ। एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो नकारात्मक हुआ और आर्थिक असंतोष के कारण इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा उथल पुथल हुआ। सिंधु नदी में गाद की जो समस्या हुई, प्रवाह क्षेत्र प्रभावित हुआ, कृषि का विकास इसमें नकारात्मक दृष्टिकोण से हुआ। उसी तरह से जो मध्य एशियाई राजनीति थी स्पेशली, है ना, जो मध्य एशियाई राजनीति थी उसके कारण इस क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य भी कम हुआ। आप देखोगे इसी समय यूसुफ जाही विद्रोह भी दिखाई देगा आपको। तो आपको बता दूं, ये एकदम आधुनिक शोध समझ लीजिए कि सामान्य रूप से अगर जहां कहीं आर्थिक समृद्धि दिख रही हो और उस आर्थिक समृद्धि के पश्चात आपको व्यापार वाणिज्य में कमी आए, निराशा आए, तो आर्थिक तनावों से बहुत बड़ा असंतोष होता है, अनसेटिस्फैक्शन होता है सरकारों से। आज की भी स्थिति देख लीजिए। आज सरकार, भाई महामारी है, एपिडेमिक है, यह प्रश्न तो सदैव वाद विवाद का बना रहता है कि कौन सी सरकार का क्या प्राथमिकता होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार ने क्या किया, आलोचना का बिंदु बना रहेगा। लेकिन इसमें एक मौलिक असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अधिकांश जो बहुत बड़ा वर्ग है, यानी मोर देन 80% जो लोग हैं, उनके पास क्या है, पुराना रखा हुआ पैसा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने की समस्या है, उनका अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। तो उससे जो असंतोष है वो क्या है, उस कारण किसको मानेंगे, सरकार को ही मानते हैं, है ना। तो इससे जो अव्यवस्था हुई, इसके लिए इसके विरुद्ध विरोध हुआ। जैसे आपको उदाहरण के 18वीं शताब्दी के इस थेसिस को समझने के लिए आपको बंदा बहादुर के विद्रोह को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप बंदा बहादुर के विद्रोह को देखते हैं तो मुगल जो लेखक हैं वो बड़े आराम से कहते हैं कि साहब ये धार्मिक विद्रोह है, वो सिख थे, वो मुगल थे। लेकिन आपको बताऊं कि ये धार्मिक कतई नहीं था। अभी गुरु गोविंद सिंह ने वहां मनसब
प्राप्त किया था बहादुर शाह से। मुख्य कारण यही था, आर्थिक तनाव ही था, और इसका जो फायदा उठाया वो ये कि राजनीतिक चेतना में हमेशा इस बात को लोग कह देते हैं कि अगर अपना स्वतंत्र राज्य होगा तो इस तरह के तनाव से मुक्ति मिलेगी। राइट, याद रखिएगा चेतन सिंह का जो निष्कर्ष है अभी और टिपिकल है। इन्होंने कहा कि इन दो क्षेत्रों से पंजाब क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। आगे इस शोध को आगे बढ़ाते हैं कि इनका कहना था कि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, कोई संदेह नहीं इसमें। अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन अब भी क्या था, अब समझिए, अब भी स्थिति ये थी कि सेकंड पॉइंट समझिए कि पंजाब में कुछ क्षेत्रों में, पंजाब में कुछ क्षेत्रों में अब भी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, और कुछ में नकारात्मक तो था ही। तो जो हम पंजाब में विद्रोह की स्थिति देखते हैं वो उन क्षेत्रों में देखते हैं जहां पे इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा बेहतर है। बहुत मॉडर्न रिसर्चेज हैं। एक बात बताऊं, हमारे एक शिष्य ने एक बार कहा, अभी रिसेंटली बात है, आप लोग भी हो सकता है जानते हो, कि सर आप जो बात बताते हैं उसमें लेक्चर्स में स्पष्टता नहीं रहती है। मे भी उनका अपना अप्रोच हो। कई बार क्या होता है कि नई बातों को समझने में भी दिमाग जल्दी स्वीकार नहीं करता है, और दिमाग जिन बातों को स्वीकार करता है उसमें 50% से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। तो डिसाइड कर लो क्या करोगे। भाई किसी टॉपिक पे जो रिसर्चेज हुए हैं उनको समझने का प्रयास करो, ये नॉर्म है। हाँ, अगर कहीं कोई संदेह है कि सर ये बात स्पष्ट नहीं हुई तो बिंदास पूछिए ना, कौन मना किया हुआ है। फिर आदमी अगले लेक्चर में उसको दोबारा सोचेगा, कुछ नए नजरिए से आपको बताएगा। लेकिन लिखना आपको यही है। एग्जामिनर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण पूछेगा तो इन सारे पहलुओं को जानेगा, पूछेगा, और फिर एक संतुलित निष्कर्ष की बात करेगा कि आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे। राइट। तो फिलहाल जो क्षेत्र केंद्रित संदर्भ है वो यही है कि इन कारणों की वजह से, ये जो कारण हमने आपको दिखाया, दो शोध आपको दिखाया, एक अवध का दिखाया, एक पंजाब का दिखाया, और बताया कि इन कारणों की वजह से केंद्र क्षेत्र के जो संबंध थे, केंद्र और राज्यों के जो संबंध थे, वो एकदम बदल गए और अंततः मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बने। अब हम आप समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया है वो कितनी जटिल रही होगी। राइट। यानी जब आप निष्कर्ष की बात करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ निष्कर्ष, कुछ तथ्य सही है, कुछ निष्कर्ष कुछ ऐसे हैं जिस पे आप क्या कहते हैं कि सहमति नहीं दिखा सकते हैं। क्लियर। और जब भी मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या की बात होगी, लिखने की बात होगी, तो अगर पूरा ऐसे पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन का विश्लेषण करें, प्रायः तो एक एक संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट क्वेश्चन आता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करें और 300 शब्द में लिखना है, तो 200 शब्द केंद्रीय वाले पे और 100 शब्द पे इस पे लिखना है। क्लियर। तो अब क्या निष्कर्ष निकला कि इस केंद्र स्थित और क्षेत्र स्थित दोनों दृष्टिकोणों को एनालाइज करने पे अंतिम निष्कर्ष क्या निकला आपको मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया है वो बेहद जटिल थी। एक तरफ जहां पर प्रशासकीय वर्ग की अयोग्यता दिखाई देती है, नीतियों की असफलता दिखाई देती है, प्रशासनिक ढांचे पर दबाव दिखाई देता है,
तो दूसरी तरफ कृषकों पर दबाव भी दिखाई देता है, जो सेंट्रल स्टेट्स का है ना। आप इस बात को भी कहेंगे कि मुगलों के प्रति आकर्षण कम हो जाने के कारण जो पैक्स मुगल सिद्धांत अकबर से लेकर के औरंगजेब तक मुगल प्रशासनिक नीति का एक अति अनिवार्य पहलू बना हुआ था, वो इस दौर में बिखरता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्तर पर जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, उस आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों ने राजनीतिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया और वहां से स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ, और यह भी एक मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि मुगल साम्राज्य के जो पतन की जो प्रक्रिया है, उसे हमें इन व्यापक संदर्भों में, व्यापक दृष्टिकोणों में देखने की आवश्यकता है, राइट। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर्स को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे। फिर मैं ये देखता हूँ कि मुगल साम्राज्य पे कहीं कोई और टॉपिक तो बच नहीं गया है। आप लोग भी हमको इन्फॉर्म करिएगा। अभी तक जो हमारा मूड है वो यही है कि 30 तारीख के आसपास मॉडर्न से हम लोग नए बैच की शुरुआत करें। कुछ और भी लोग जुड़ेंगे, जैसा कि संपर्क किए हुए हैं व्यक्तिगत। आप भी उनसे कहिएगा, अपने लोगों से कहिएगा कि जो इतिहास में जुड़ना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर के यहाँ पर आएँ। ऐड में दूंगा, आज या कल में एक सूचना ज़रूर दूंगा। मॉडर्न से शुरुआत करूंगा, और जो हम लोग मिशन यूपीएससी और यूपीपीएससी प्री का कार्यक्रम चलाए हुए हैं, उसमें आप सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लीजिए। उसका विस्तार होगा, अब करेंट इशूज़ और अदर इशूज़ भी आएंगे। साइंस और एनवायरनमेंट के इशूज़ को लेकर के मैं भी आऊँगा, जैसे एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा बोझ ना हो। तो एंजॉय करिए। और एक रूजवेल्ट का एक स्टेटमेंट आता है, याद आता है, आपको बता दूं, खास करके कोविड के निगेटिविटी के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस बात को सुन लीजिए। रूजवेल्ट ने इस बात को कहा था कि जब जनता में बहुत सारी नकारात्मकता फैल गई थी, तो उस समय उसने कहा था, इट इज़ अ गुड टाइम टू ड्रिंक द बियर। तो हम आपको नहीं कहेंगे कि इट इज़ गुड टाइम टू ड्रिंक द बियर, लेकिन उसके पीछे जो मुख्य अप्रोच था वो यही था कि तनाव लेने, बियर आदमी कब पीता है? जब या तो बहुत तनाव मस्ती के मूड में रहता है तब लेता है ना भाई। वो अमेरिकन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के चले पहले बियर और भांग में घुस जाइए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे दबाव आ जाए सामने, तो उन सारे दबावों को एकदम छोड़ दीजिए। वही है सोई जो राम रचि राखा। अपना एफर्ट बढ़ा दीजिए, अपना एफर्ट करते रहिए। और बार बार इस बात को कहता हूँ कि ऑप्शनल के प्रति किसी का भी मेंस एग्जामिनेशंस मेरे रहते नहीं खराब होना है, चाहे जो भी करना पड़े, राइट। तो डन। इसी आत्मविश्वास के साथ आप लोग लगे रहिए, पढ़े रहिए। और अब हम ऑप्शनल की कुछ क्लासेज और भी देख लेता हूँ। मुगल काल पे क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन देखता हूँ, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में एक नए उत्साह के साथ सभी लोग साथ में जुड़ते हैं। ओके, जय हिंद। आप लोगों के मैसेज का इंतज़ार रहेगा और लाइव कार्यक्रम में भी उपस्थिति का इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू।